नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज है 17 नवंबर 2023 और इस वीडियो में इस तारीख से जितने भी ज़रूरी फैक्ट होते हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। आइए दोस्तों, आज का जो पहला फैक्ट है उसकी तरफ ये है आपका छठी भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता। जी, 6 इंडियन और ओपेक के बीच में एक ऊर्जा वार्ता हुई है, उसके बारे में है। और ये हुई है 9 नवंबर 2023 को। और ये कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया का जो वियना शहर है उसमें हुई है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के वियना में 9 नवंबर 2023 को भारत ओपेक वार्ता हुई है, जो 6 नंबर की है। अब अगर हम बात करते हैं ओपेक की कि व्हाट इज ओपेक, ओपेक क्या होता है, तो ओपेक में आप ये समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये एक संगठन है ऐसे देशों का जो पेट्रोलियम उत्पादन करती हैं और उसका निर्यात करती हैं। अब इस बैठक में क्या हुआ कि बैठक में तेल और ऊर्जा से के बाज़ारों पर जो महत्वपूर्ण पहलू थे, इम्पोर्टेंट फैक्ट थे कि कैसे बिजनेस किया जाए, उनके बारे में इसका चर्चा हुई। ठीक है। और एक अनुमान यहाँ पे लगाया गया जो लगाती है वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2023 का जो अनुमान है, उसमें ये बताया गया है कि जो अपना देश भारत है उसके बारे में 2022 और 45 के बीच में 6.1% की औसत वृद्धि के साथ ये तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्था होगी भारत। मतलब 2022 से 45 के बीच में ये 6.1% की औसत वृद्धि से आगे बढ़ेगी, तो इसको ज़रूरत होगी ज़्यादा। ठीक है। उसी दौरान वृद्धिशील वैश्विक ऊर्जा मांग 28% से अधिक होगी। जो बाकी जो देश हैं भारत के अलावा, वहाँ पर 28% ज़्यादा होगी डिमांड ऑयल की। और अगर देखा जाए तो भारत तीसरे सबसे बड़ा उपभोक्ता है कच्चे तेल का। इन कच्चे तेल का जो आयात करता है, इनके बीच में जो तीसरा सबसे बड़ा अपना भारत है। और चौथे नंबर का ये अपना भारत देश जो है वैश्विक तेल शोधक में आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर ओपेक की हम और बात करते हैं तो ओपेक क्या है? ओपेक एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जिसका गठन 1960 में हुआ था। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है और वहीं पे इसका ये छठी वार्ता हुई थी। इसके सदस्य देश हैं, इनके बारे में आप देख सकते हैं कि अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वाटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब और अरब अमीरात, वेनेजुएला इसके सदस्य हैं। और ओपेक के जो सदस्य देश हैं वो विश्व के लगभग 30% कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं। मतलब पूरे दुनिया में जो ओपेक एक ऐसा संगठन है, जो देश हैं इसके अंदर, वो पूरी दुनिया का 30% ऑयल खपत करते, मतलब उत्पादन करते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए, जो अगला फैक्ट आज का है वो है माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन है? तो है शीतल महाजन। शीतल महाजन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के पास से 21,500 फीट से स्काई ड्राइविंग की थी, मतलब ऊपर से उन्होंने छलांग लगाई थी। और शीतल महाजन की बात की जाए तो वो भारतीय स्काई ड्राइवर हैं और जिनके पास कई स्काई ड्राइविंग रिकॉर्ड भी हैं। और 2001 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया था इनको। तो आप शीतल महाजन का नाम याद रख सकते हैं। अगला फैक्ट है दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद, जिसे हम IPRD बोलते हैं, IPRD 2023, इसका जो संस्करण हुआ है, जो ये हिंद और प्रशांत क्षेत्रीय जो देशों का संवाद हुआ है, उसके बारे में सबसे पहली बात है कि ये नौसेना का हुआ है और ये 3 दिवसीय है, शीर्ष स्तर का इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग 2023, जिसका शॉर्ट में हम IPRD 2023 बोलते हैं। और ये 15 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में हुआ था। और इस अवसर पर जो उपराष्ट्रपति अपने जगदीप सिंह धनखड़ हैं, उन्होंने स्मारक सूत्र के मुख्य अतिथि आयोजन का किया था। इन्होंने ये बने थे, मुख्य अतिथि हमारे थे श्री जगदीप सिंह धनखड़। और इसमें नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के सहयोग से ये कराया गया था। ठीक है। और 2005 में ये इस मैरीटाइम फाउंडेशन को इसकी स्थापना की गई थी और जो आज थिंक टैंक के रूप में बहुत आगे कार्य करता है। तो ये हुआ था 15 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में।
और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? अपने राष्ट्रपति जी। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर के बारे में जानते हैं। तो क्या है, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल कौन किया गया है? डायना एडुल्जी। डायना ने 1976 से 1993 के बीच भारत के लिए 54 मैच खेले। 100 से अधिक उन्होंने विकेट हासिल किए और भारत के पूर्व सलामी जो बल्लेबाज हैं वीरेंद्र सहवाग और श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा, इनको भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है इनके साथ में। तो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन सी हैं? डायना एडुल्जी। और उन्होंने 1976 और 93 के बीच में 54 मैच खेल करके 100 विकेट लिए थे इन्होंने। तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है महिलाओं के लिए। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल जो है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का मतलब क्या है और ये कितने स्टेशन पर लागू है? तो ये लागू है 1037 स्टेशन पर लागू है और ये पहल स्थानीय लोगों को स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है। यह योजना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, इसका नाम याद रखना आप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के द्वारा ये सब डिजाइन किया गया है। योजना का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो 25 मार्च 2022 को स्टार्ट हुआ था। वन स्टेशन वन पहल जो 137 स्टेशन पर चालू है और इसे 25 मार्च 2022 को स्टार्ट किया गया था और इसमें स्थानीय लोगों को स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए एक विशेष रूप से इस चीज़ को डिजाइन किया गया है और ये डिजाइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद ने। अब बात करते हैं अगले फैक्ट की। अगला फैक्ट अपना है, ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री नियुक्त हुए हैं और वो नियुक्त हुए हैं डेविड कैमरन। डेविड कैमरन के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये पूर्व प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, अब ये नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। पीएम ऋषि सुनक ने जेम्स क्लेरवली की जगह डेविड कैमरन को नया विदेश मंत्री चुना है। और डेविड कैमरन की बात की जाए तो 2010 से 16 के बीच में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। अपने देश में ऐसा नहीं होता है कि कोई प्रधानमंत्री हो और उसको विदेश मंत्री बनाया जाए, नीचे की पोस्ट नहीं दी जा सकती है। भारत में बाल दिवस की थीम, अब बाल दिवस आप जानते हैं कि 14 नवंबर को मनाया जाता है और वो मनाया जाता है अपने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के उपलक्ष्य में। और थीम की बात करें तो थीम इसका है एवरी चाइल्ड एवरी राइट, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। दुनिया भर में हर बच्चे के अधिकारों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है ये दिवस और आज की थीम है एवरी चाइल्ड एवरी राइट, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। ये आपको थीम याद रखनी है, बाकी डेट तो आपको याद ही है। श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है अभी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो आईसीसी है, इस बोर्ड ने इसको निलंबित किया है और श्रीलंका क्रिकेट की आईसीसी सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया इन्होंने है। आईसीसी ने निर्णय एक सदस्य के रूप में दायित्वों को गंभीर उल्लंघन के कारण लिया है कि इन्होंने अच्छे से मैच नहीं खेला, जब जो विश्व कप हो रहा है उसमें अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाए, ये टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो इन चीज़ों को कुछ लेकर के इनको निलंबित किया गया है। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि श्रीलंका को निलंबित किया गया है। सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत राय का निधन हो गया है। थोड़ा सा फोटो यहाँ पे गलत आ गया है। यहाँ पे सहारा समूह के जो संस्थापक अध्यक्ष थे सुब्रत राय, उनका निधन हुआ है और ये 75 वर्ष की आयु में मुंबई के अस्पताल में हुआ है। 1948 में बिहार के अररिया में इनका जन्म हुआ था और 1978 में सहारा इंडिया परिवार की इन्होंने शुरुआत की थी। बहुत लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ है जी। यहाँ पे फोटो सहारा का है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है। एम्बेडेंस इन मिलेट्स गीत के गायक ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। और आपको पता है कि जो एम्बेडेंस एंड मिलेट्स एक जो गाना है ना, ये किसका गाना है? ये अपने नरेंद्र मोदी जी का गाना है, ठीक है। अब इसको जो भारतीय अमेरिकी गायिका हैं फाल्गुनी शाह और उनके पति गौरव शाह द्वारा गाया गया था। अभी फाल्गुनी शाह को ये एम्बेडेंस इन मिलेट्स को 2024 ग्रैमी अवार्ड से अभी नामांकित किया गया है और ये गीत विश्व की भूख को कम करने की एक और संभावित कुंजी के रूप में सुपर अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया गया है, क्योंकि मिलेट्स के बारे में इस समय इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत तरह की चीज़ें विश्व में हो रही हैं इसके साथ में। तो ये है आज का फैक्ट।
तुषारा जी का निधन हो गया है और अम्बेड्स एंड मिलेट्स गीत के गायक ग्रैमी पुरस्कार से नामांकित हुई हैं फाल्गुनी शाह, जो भारतीय अमेरिकी गायिका हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा।